हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है उसमें अभी नोटेबल इंसिडेंट्स क्या हुए हैं इनके बारे में। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे चाइना का रोल यहाँ पर देखा जा रहा है और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है। तो पहली बड़ी न्यूज़ आपको बता दें कि इंडिया ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पोर्ट्स जो हैं ये पाकिस्तान से बैन कर दी हैं। डायरेक्ट इंपोर्ट्स जो हैं वो पहले ही बैन थे, पर इनडायरेक्टली इंपोर्ट्स जो हैं चीज़ें पाकिस्तान से होती थे यूएई के थ्रू, अब वो भी बैन हो गई हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इसके अंतर्गत पाकिस्तान को $1 बिलियन एनुअली नुकसान हो सकता है। तो ये अमाउंट आपको ज़्यादा साउंड नहीं कर रही होगी, पर पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि इनका टोटल एक्सपोर्ट ही $30.64 बिलियन था फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में। वहीं पर इंडिया के लिए ये कुछ भी नहीं है। तो ये बात हम आपको बता दें कि जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था और इंडिया ने इकोनॉमिक टाइज पाकिस्तान से ख़त्म किए थे, साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पर बाइकआउट करना स्टार्ट किया था, तब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तो 2019 से पहले जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है इसकी ग्रोथ करीबन 4.2% चल रही थी और 2019 के बाद जो एवरेज है पाकिस्तानी इकोनॉमी का ये 1.5 से 2% ग्रोथ पर आ गया था। इसमें कोविड जैसे इंसिडेंट ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया, पर रिकवरी उसके बाद प्रॉपर हो नहीं पाई। बाकी जो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करी गई है इसके भी रिजल्ट आपको आने वाले सालों में दिख जाएंगे। तो जो अभी मजाक बनाया जा रहा है कि इंडिया पानी खोल दो, इसका असर इनको आने वाले सालों में दिखाई देगा। इन लोगों को समझ में आएगा कि क्यों पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको एक्ट ऑफ वॉर कह रही है। तो ये बात फैक्चुअल है कि इसके इमीडिएट इफेक्ट्स जो हैं ये लिमिटेड हैं, पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत बड़े हैं। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया द्वारा स्टोरेज और डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में वाटर अवेलेबिलिटी है ये 10 से 20% तक कम हो सकती है। तो 80% फार्मलैंड पाकिस्तान का इंडस वाटर पर रिलाई करता है, तो अल्टीमेटली फ्यूचर में फूड शॉर्टेजेस हो सकती है। बाकी 33% यहाँ का पानी यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन के लिए हाइड्रो पावर के अंतर्गत, तो पावर शॉर्टेजेस यहाँ पर हो सकते हैं और जो एनर्जी कॉस्ट है ये पाकिस्तान में बढ़ सकता है। बाकी जो पानी पीने का है उसमें भी लिमिट यहाँ पर आ सकती है। अल्टीमेटली हेल्थ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो करीबन 25% जीडीपी में पाकिस्तान की इंडस वाटर का योगदान है, तो सीवियर इम्पैक्ट यहाँ पर जीडीपी पर पड़ेगा। बाकी इंडिया द्वारा यहाँ पर प्लान्स बनाए जा रहे हैं इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को बाइकआउट कराने के। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये IMF बेल आउट पर चल रही है। IMF द्वारा करीबन $7 बिलियन का लोन जो है ये पाकिस्तान को बेल आउट की तरह दिया गया है ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। तो कुल मिलाजुलाकर IMF का जो आउटस्टैंडिंग लोन है पाकिस्तान पर ये $8.44 बिलियन का है। तो यहाँ पर इंडिया द्वारा IMF को अप्रोच किया जा सकता है। टेररिज्म के ग्राउंड पर उनके जो फ्यूचर लोन्स हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। तो पाकिस्तान पहले भी काफ़ी लंबे समय के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में था। तो जब FATF की ग्रे लिस्ट में आप आते हैं तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में लिमिट लग जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लिमिट लग जाती है और कंट्री की रेपुटेशन जो खराब होती है वो होती है। तो ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से करीबन 2% आपका जो FDI है उसमें, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें इम्पैक्ट होता है। ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे तो 5% हो जाएगा। तो ब्लैक लिस्ट में आने के बाद आपको इकोनॉमिक आइसोलेशन फेस करना पड़ेगा। खैर, टेररिज्म के ग्राउंड पर पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है और यहाँ पर भी कोशिश करी जा रही है। बाकी इंडिया अपनी साइड से भी इकोनॉमिक बाइकआउट करवा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है, यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और स्किल्ड पॉपुलेशन है, इसलिए कई बड़ी कंपनीज जो हैं इंडिया को एक मार्केट की तरह भी देखती हैं, साथ ही साथ इंडिया में स्टैब्लिश भी हो रही हैं। तो इंडिया इस चीज़ को यूज़ कर सकता है पाकिस्तान का बाइकआउट कराने के लिए। वो इन कंपनीज से डिमांड कर सकता है कि अगर वो इंडिया के साथ डील कर रही हैं तो पाकिस्तान के साथ डील ना करे। ये चीज़ हमने डिफेंस के मामले में देखी है। कई कंट्रीज जो इंडिया को डिफेंस मार्केट की तरह देखती हैं वो पाकिस्तान के साथ जल्दी डील नहीं करती हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान मिलिट्री की हालत है कि उन्हें मोस्टली चाइना और टर्की जैसी कंट्री पर रिलाय करना पड़ रहा है। और कोई भी कंपनी होगी अगर उसे चॉइस मिले कि इंडियन मार्केट मिलना है या फिर पाकिस्तानी मार्केट मिलना है तो वो इंडियन मार्केट को ही चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर पैसा ज़्यादा है। बाकी दूसरे इम्पैक्ट्स की बात करें तो जो कहा जाता है कि बॉलीवुड ने बाइकआउट कर दिया उसके बाद फिर क्रिकेट में बाइकआउट किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को पड़ता है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट अच्छा खासा पैसा इंडिया से बनाते हैं और इसलिए वो इंडियन मार्केट को नहीं छोड़ना चाहते हैं। सेम चीज़ क्रिकेट के साथ भी हमने देखी। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हालत है वो इसीलिए है क्योंकि इंडिया की साइड से पूरा बाइकआउट हो गया है। अब PSL का ब्रॉडकास्ट भी इंडिया में नहीं होगा, जिसकी वजह से जो ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू है उस पर भी बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को। बाकी
डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर तो हम देखते ही हैं कि पाकिस्तान के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी अच्छा खासा पैसा इंडिया की जनता से बनाते हैं। अब ये अकाउंट्स इसीलिए बैन किए गए हैं ताकि इंडिया से वो पैसा ना बना सके। बाकी ये कंपनीज कंप्लाई भी कर रही हैं इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि इंडिया की आज इतनी हैसियत है या फिर औकात है। तो ये सारी परेशानी जो पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही है उसके पीछे एक ही कारण है, और यह है पाकिस्तान की मिलिट्री, स्पेसिफिकली आर्मी। तो दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी है वो किसी ऐसी कंट्री के साथ डील नहीं करना चाहती जहां पर पावर जो है ये मिलिट्री के हाथ में हो। और ये चीज़ किसी से नहीं छुपी है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ये खाली पपेट गवर्नमेंट है। हिस्ट्री आप पाकिस्तान की उठा के देख लीजिए, पॉलिटिकली कोई भी पावरफुल होता है तो पाकिस्तानी मिलिट्री उन्हें रिमूव कर देती है। बेसिकली पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हमेशा से गवर्नमेंट कोई अगर रही है तो वो पपेट गवर्नमेंट रही है, और अगर कोई पावरफुल लीडरशिप आती है तो पाकिस्तानी मिलिट्री उसे हटा देती है। और ये चीज़ एज एन इंडियन हम खाली नहीं कह रहे हैं, ये चीज़ दुनिया भर के ऑब्जर्वर कहते हैं, ये चीज़ एविडेंट भी है। इवन पाकिस्तान में भी लोग ये चीज़ जानते हैं। इमरान खान के साथ क्या हुआ ये सबके सामने है, और ये चीज़ भी सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान को लेकर कितनी लॉयल है। एक बार पाकिस्तानी जनरल अपना टर्म पूरा करता है तो वो आपको दोबारा पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी ऑफिसर्स की अगर आप प्रॉपर्टीज देख लेंगे तो आपको करप्शन का लेवल पता लग जाएगा। तो क्योंकि इस चीज़ को इमरान खान ने चैलेंज किया था, इसलिए इमरान खान को भी जेल में डाल दिया गया है। आप ये सोचिए कि जो बात जनरल आसिम मुनीर ने कह दी कि हम हिंदू से अलग हैं, ये बात अपने बच्चों को बताइए। ये किसी दूसरी प्रोफेशनल आर्मी का जनरल सोच भी नहीं सकता। कहने की बात तो अलग है। इंडिया में अगर ये चीज़ हमारे जनरल कह दें तो उनको उसी दिन निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो पावर है वो पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में है। पाकिस्तान में ये केस नहीं है। इवन जो उनके पॉलिटिशियंस हैं वो उतना ही पढ़ते हैं जितना इनकी आर्मी इनको पकड़ाती है, और पब्लिक में स्टेटमेंट दिए जाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। उनको पाकिस्तान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका सर्वाइवल होता है दिए गए पैसे पर। ये पैसा लेकर काम करने वालों में से हैं। एक तरीके से गुंडों को पैसा देकर जो काम कराया जाता है उसी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेट करती है, और ये चीज़ इनके पॉलिटिशियंस खुला एक्सेप्ट कर चुके हैं इंटरनेशनल फोरम पर। इनके द्वारा खुद कहा गया है कि पाकिस्तानी मिलिट्री यूएस के लिए डर्टी वर्क किया करती थी। और ये बात हम आपको बता दें कि ये किया करती थी नहीं है, ये अभी भी करते हैं। और खाली यूएस के लिए नहीं करते, अब ये चाइना के लिए भी करते हैं। तो अभी जो हाल ही में कश्मीर में अटैक हुआ है पहलगाम में, उसको आसिम मुनीर से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने स्पीच दी थी हिंदू मुस्लिम डिवाइड को लेकर, पाकिस्तान के आइडिया को लेकर, और उसके साथ ही जो पाकिस्तान की जनता है वो इनकी मिलिट्री पर कॉन्फिडेंस लूज कर रही थी, क्योंकि अब वहाँ के लोगों को भी नज़र आ रहा था कि कैसे आर्मी अपनी पोजीशन को मिसयूज़ कर रही है और जो पॉलिटिक्स है वहाँ की उसको चलने नहीं दे रही है इमरान खान के जेल जाने के बाद। तो अब आर्मी को कॉन्फिडेंस जीतना था, उसके लिए ये इंसिडेंट हुआ, और अब इंडिया के साथ वॉर होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो अब जो बाकी इश्यूज़ हैं वो ढक गए और सब यूनाइट होकर आर्मी चीफ के साथ खड़े हो गए। दूसरा यहाँ पर जो चाइना का रोल है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही थी उसका फ़ायदा इंडिया को हो रहा था। कई अमेरिकन कंपनीज जो कि चाइना से ऑपरेट कर रही थी वो इंडिया में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही थी, और इस मौके पर अगर इंडिया से स्टेबिलिटी चली जाए तो ये चाइना को बेनिफिट करता। तो इस पर भी स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री को पे किया हो ऐसे इंसिडेंट को अंजाम देने के लिए, ताकि इंस्टेबिलिटी आए इंडिया में और चाइना को भी यहाँ पर बेनिफिट हो। चाइना का रोल यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। तो अभी कल से एक क्लिप इंडियन मीडिया की काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में वायरल है, जिसके अंतर्गत बीजिंग बेस्ड सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन थिंक टैंक के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विक्टर गाव द्वारा ये कहा गया है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई होती है तो मोस्ट लाइकली चाइना यहाँ पर पाकिस्तान की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। कई जगह पर इसको चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी कह दिया जाता है, जबकि डॉक्टर विक्टर गाव जो है ये बस एक थिंक टैंक के वाइस प्रेसिडेंट है और ये इनका पर्सनल ओपिनियन है। डॉक्टर विक्टर गाव पहले भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दे चुके हैं, और ऐसे थिंक टैंक डिफेंस एक्सपर्ट इंडिया की साइड में भी हैं और पाकिस्तान की साइड में भी हैं, वैसे ही चाइना की साइड में भी हैं। चाइना का ऑफिशियल स्टांस ये नहीं है, और देखा जाए तो चाइना के लिए सेंस भी नहीं बनाता है। चाइना के लिए सेंस ये बनाता है कि इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हो और वो दूर से इस चीज़ को ऑब्जर्व करें ताकि इंडिया को यहाँ पर इकोनॉमिकली नुकसान हो। तो कोई भी स्टेबल कंट्री वॉर नहीं चाहती है, भले ही लड़ाई
उनसे कितने ही कमज़ोर एनिमी के साथ हो। सेम चीज़ इंडिया के साथ भी है। इंडिया डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान से नहीं चाहता है क्योंकि हमारा फोकस अभी इकोनॉमिक ग्रोथ पर है। सेम चीज़ चाइना के साथ भी है। उनका फोकस है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर, वो यूएस के साथ कम्पीट कर रहे हैं और जो उनका इमीडिएट गोल है वो ताइवान को कैप्चर करने का है। अगर इंडिया के साथ कोई भी वॉर होती है तो उस केस में चाइना को इंडिया के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा और इंडिया कोई छोटी मोटी मिलिट्री पावर नहीं है। उस लड़ाई का फ़ायदा डेफिनेटली यूएस के द्वारा उठाया जाएगा और जो चाइना का इमीडिएट गोल है ताइवान को कैप्चर करने का, वो भी अफेक्ट होगा। तो चाइना के लिए सबसे ज़्यादा सेंस ये बनाता है कि वो इंडिया के साथ डायरेक्टली ना लड़े, उल्टा पाकिस्तान के थ्रू ये चीज़ करी जाए जिसके अंतर्गत वो पाकिस्तान को पैसा प्रोवाइड करा सकते हैं, साथ ही साथ मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, इंटेलिजेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। और इस केस में चाइना का रोल देखा जा रहा है। यही कारण है कि गालवान क्लैश के बाद जब चीज़ें एक्चुअली वॉर की तरफ जा सकती थी तब भी चाइना द्वारा चीज़ों को नॉर्मलाइज कराया गया इंडिया के साथ बातचीत करके। तो अगर उस मौके पर लड़ाई नहीं हुई तो पाकिस्तान के लिए चाइना डेफिनेटली नहीं लड़ने आ रहा है। किसी के पास अगर थोड़ी बहुत भी जियोपॉलिटिकल समझ होगी तो उसको ये चीज़ समझ में आएगी। बाकी जहाँ तक बात रही कि इंडिया भी पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहता है, तो हाँ ये फैक्ट है, इंडिया भी वॉर नहीं चाहता है, लेकिन ये मजबूरी है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि इंडिया की ग्रोथ को होने नहीं देगी। खुद तो वो बर्बाद हो ही रहे हैं, पर ले देकर वो साल 2 साल 3 साल में ऐसे इंसिडेंट करते रहेंगे। तो ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम को एक बार सॉर्ट कर लिया जाए। बाकी लॉन्ग टर्म में जो इंडिया के गोल्स हैं उसके अंतर्गत पाकिस्तान तो इंडिया से लड़ने लायक नहीं रहने वाला है। बाकी एक और मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि पाकिस्तान को दुनिया भर से सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा दिखाने की कोशिश करी जा रही है। पाकिस्तान को जो प्रॉपर सपोर्ट है वो खाली 3 कंट्रीज से है। पहला टर्की, दूसरा अजरबैजान, तीसरा चाइना। और चाइना का भी जो ऑफिशियल स्टांस है वो डायरेक्ट सपोर्ट का नहीं है। चाइना द्वारा ऑफिशियली डी एस्केलेशन की ही मांग करी जा रही है। बाकी जिस तरीके का सपोर्ट टर्की और अजरबैजान प्रोवाइड करा सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। टर्की भले मिलिटरली कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, अजरबैजान वो भी नहीं करा सकता। उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा दें। सेम चीज़ टर्की के लिए भी अप्लाई होती है। भले ही कितने पाकिस्तानी फेक टर्किश अकाउंट बनाकर सपोर्ट दिखाते रहें, इकोनॉमी फैक्ट है। सोशल मीडिया पे आप नैरेटिव जीत सकते हैं, पर रियलिटी क्या होती है ये चीज़ रशिया यूक्रेन वॉर में साफ हो गई। बाकी एक और न्यूज़ काफ़ी चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। तो बांग्लादेश की साइड से एक स्टेटमेंट आया है रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान का, जो कि फॉर्मर DG रह चुके हैं बांग्लादेश राइफल्स के। उनके द्वारा कहा गया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता है तो बांग्लादेश को अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए 7 सिस्टर स्टेट्स को अलग कर देना चाहिए इंडिया से, और ये चाइना के साथ डिस्कस करके बांग्लादेश को ऑपरेशन चलाना चाहिए। अब इसमें क्या ही रिएक्शन दिया जाए। बांग्लादेश जो कंट्री है ये पाकिस्तान से भी बहुत छोटी कंट्री है। इंडिया की मदद से ही बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी तक इंडिया हॉस्टिलिटी नहीं जाता है बांग्लादेश से, और जिस तरीके के एनवायरनमेंट को बनाया जा रहा है ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के लिए भी चीज़ें फ्यूचर में खराब होने वाली हैं। और यहाँ पर हम किसी तरीके के मिलिट्री एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कोई भी स्टेबल कंट्री जो कि ग्रो कर रही हो वो किसी भी छोटी मोटी कंट्री के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती है। तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है काफ़ी हद तक इंडिया डिपेंडेंट है। तो अगर इंडिया द्वारा खाली वो मेजर्स ले लिए गए जो कि इंडिया पाकिस्तान के लिए ले रहा है इकोनॉमिकली, तो बांग्लादेश का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। बाकी बांग्लादेश मिलिट्री का जो साइज है, जो कैपेबिलिटी है, उनके लिए तो इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्सेस ही सफिशिएंट है। और ये 1971 कॉन्फ्लिक्ट को बोल जाते हैं जहां पर इनसे ज़्यादा कैपेबल मिलिट्री थी बांग्लादेश में, जिसको इंडिया ने इजीली डिफीट किया था। तो बांग्लादेश यहाँ पर अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहा है। और कोई भी कंट्री जहाँ पर मेंटली स्टेबल लोग रहते हैं वो अपनी पोजीशन देखकर कभी ऐसा बयान नहीं देंगे। चाइना के साथ इंडिया की राइवलरी है, पर फिर भी चाइना के अगेंस्ट भी इंडिया ये सब बयान नहीं देगा। जबकि इस पूरे रीजन में चाइना की राइवलरी जिन कंट्रीज से है उसमें सबसे ज़्यादा कैपेबल इंडिया ही है, क्योंकि एक स्टेबल नेबरहुड हर कंट्री चाहती है, खासकर वो कंट्री जो कि ग्रोथ पर फोकस कर रही है। सेम चीज़ चाइना के साथ भी है। बाकी एक और चीज़ हुई है यहाँ पर, पाकिस्तान द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है जो कि अब्दली मिसाइल है, जो कि एक्चुअल में 180 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज के साथ आती थी, पर यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि ये मॉडिफाइड वर्जन है जो कि 450 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। इसको कई जगह पर फतह 3 भी कहा जा रहा है। खैर इसके बारे में ज़्यादा स्पेसिफिकेशन पब्लिक डोमेन में आगे नहीं रखी गई है, पर अगर ये अब्दली मिसाइल का ही मॉडिफिकेशन है तो यहाँ पर डिटेल्स ज़रूरी है, क्योंकि अब्दली मिसाइल जो है ये खाली 450 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ आपको 180 किलोमीटर की रेंज देती थी।
तो रेंज बढ़ाने के लिए आपको वॉरहेड की मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो क्या जो पाव भर के न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करी जा रही थी उन्हीं को यहाँ पर लगाया जा रहा है, यानी कि 250 किलोग्राम का ही वॉरहेड यहाँ पर है, क्योंकि वही तरीका है मिसाइल की रेंज को बढ़ाने के लिए। बाकी जिस मौके पर ये रेंज क्लेम करी जा रही है उस लिहाज से ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। खैर, इस पर हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि पूरा डेटा हमारे पास नहीं है। ऑफिशियली ये 450 किलोमीटर क्लेम कर रहे हैं, ये चीज़ हम आपको बता सकते हैं। बाकी पहले रिपोर्टेड ये 180 किलोमीटर थी, अगेन ऑफिशियली ही। बेसिकली इस चीज़ को एस्केलेशन के तौर पर देखा जा रहा है। अब इस पर किस तरीके का रिस्पॉन्स इंडिया की साइड से होगा ये देखना इंटरेस्टिंग है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।